एचआर स्ट्रेटेजी की बात होगी तो एचआर स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उसके अलावा बिजनेस स्ट्रेटेजी, देन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ये हमारे पास चार स्ट्रेटेजीज हैं जो P4 में ज़्यादा आ रही होती है। और सेकेंड पार्ट को भी बस आपने एक नज़र देख लेना है कि हमने एडवाइस क्या करना है। एडवाइस हमारी हो ऑन द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच। ऑलवेज कीप इन माइंड जब कभी सेकंड क्वेश्चन आएगा बेटा एडवाइस में ना हमेशा मोर देन वन एडवाइस की होती है। हमेशा एक से ज़्यादा ही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो हम कंपैरिजन बना सकेंगे, तो आपने इसका ख्याल रखना है। ही शुड यूज टू डेवलप अ न्यू बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो सेम पेपर में बिजनेस स्ट्रेटेजी और एचआर स्ट्रेटेजी दोनों का क्वेश्चन आया हुआ है। अब जरा चलते हैं इसकी केस स्टडी के ऊपर और कुछ पहले चीजें हम एचआर वाली देख लेते हैं। मैं सारा नहीं पढ़ूंगा बट मैं आपके साथ एक एनालिसिस जरूर करना चाह रहा हूँ कि हम पी पी जब कर रहे थे तो हम इस तरह के टेबल देख चुके हैं काफी सारे। एसेट टेस्ट रेशो हमने कवर की है इन कंपैरिजन टू करंट रेशो। करंट रेशो में आपके पास करंट एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं, सभी याद है कि नहीं रेशो। और एसेट टेस्ट रेशो में आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करते हैं। तो हमारी एसेट टेस्ट रेशो इज अ मोर एक्यूरेट मेजरमेंट टूल जो हमें बताएगा कि हम कितना ज्यादा अच्छी लिक्विडिटी मैनेज करें। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आ गया जी 21 में 1:1 था। देन आपके पास 0.8:1 चला गया, फॉल कर रहा है यहाँ पर, यहाँ से फॉल ही कर रहा है सर मुसलसल। इसका मतलब कि लिक्विडिटी पोजीशन खराब हो रही है। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, ऑलवेज क्वेश्चन का भी ताल्लुक एचआर के साथ डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आप एक एक सीक्वेंस बिल्ड करें कि अगर यहाँ पे लिक्विडिटी फॉल कर रही है तो शायद कहीं ना कहीं एचआर के ऊपर कोई इम्पैक्ट तो बनता होगा, वेजेस सैलरी देने में शायद मुश्किल आ सकती है। बस इस नज़र से देखने में। बाकी आपके पास क्या है 21 से 25 तक वो देख लेते हैं। पहली चीज इज अ रेस्टोरेंट बेस्ड इन कंट्री डब्ल्यू। मैं सिर्फ अभी कीवर्ड पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ही 1980 है और हमेशा याद रखें P4 के बिजनेसेस नॉर्मली ओल्ड बिजनेस होते हैं। नॉर्मली P4 की हमारी केस स्टडीज पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, लेकिन आपने फिर भी पढ़ना जैसे इसमें लिखा हुआ है सेटअप बाय सोल ट्रेडर, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं नीचे कन्वर्ट करवा देगा प्राइवेट या पब्लिक। फिर आपके पास है पॉजिटिव रेपुटेशन, नॉर्मली लिखा होता है P4 के अंदर। रीजनेबल प्राइस है, रीजनेबल प्राइस से हमें इंडिकेशन ये मिलती है नॉट टू हाई नॉट टू लो, बस ठीक है प्राइस मुनासिब चल रही है। आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस भी है, लीडिंग टू लॉयल कस्टमर। फिर प्रॉफिट एवरी ईयर आ रहा है हमारे पास, और उसने 2020 में आर ने रिटायर किया और आर जो है उसने वो सी को सेल कर दिया एंटरप्रेन्योर। और फिर आगे जी आपके पास उसकी वो डिटेल्स लिखे हैं, वो मैं भी नहीं पढ़ रहा, आगे चलते हैं डायरेक्ट। ये देखो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, could be achieved by ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। अच्छा, उसका ना एक एम है, उसका एम ये है टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय एटलीस्ट 30%। एक एक वर्ड के ऊपर P4 में फोकस करना है, क्योंकि P4 में आपको बहुत ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है बहुत डिटेल में। अगर शबीर ने कह दिया ना एटलीस्ट 30%, तो उसमें मिनिमम 30% का कम से कम 30% इंक्रीज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। आप इसको अपनी वैल्यूएशन में भी यूज कर सकते हैं कि अगर उसका मिनिमम 30% का गोल है, विच शोज कि अगर वो देखो यहाँ पे ना उसकी डिग्री कौन सी है, बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री है, ठीक है। और हम उसमें ये इवेल्युएशन बना सकते हैं कि शी पता नहीं ही है या शी है, चले शी कर देते हैं, शी कम्स फ्रॉम अ बिजनेस मैनेजमेंट डिग्री, they might be able to set a more realistic goal which shows that there is potential in RR to get profit increase to more than 30% as well। 30 तो मिनिमम रख दो, शायद 40-50 तक जा सकते हैं आसानी से। उसके बाद उसने ना कुछ आपके पास एक काम करना है पेपर में, जिनका पेपर कुछ दिनों में है। बेटा आपने वहां बैठ के ना पहले क्या करना है, जब हम किसी चीज को इवेल्युएट करते हैं ऑलवेज से कि जब हम इवेल्युएट करते हैं तो हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करते हैं कि उसकी क्या स्ट्रेटेजी है और हमें वो ठीक लगती है गलत लगती है। सो कीप इन माइंड, आपने अपने माइंड में राइट और रॉन्ग की एक सीक्वेंस रखना है कि हमने उस स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट ऐसे करना है। अगर कभी मैंने स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करना है तो सबसे पहले मुझे केस स्टडी में ढूंढना है कि स्ट्रेटेजी है क्या है। ठीक है। उसने ना गोल सेट किया है, नंबर वन, कि लेबर कॉस्ट मैंने कम कर देनी और रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। लेबर कॉस्ट आरआर की हाईएस्ट कॉस्ट है जो उसने कम करनी है, तो उसने एक तो आपके पास रख दिया कि मैंने लेबर कॉस्ट बहुत मैसिवली रिड्यूस कर देनी। अब सोचो जरा, लेबर कॉस्ट किसके साथ लिंक करते हैं? एचआर के साथ, ह्यूमन रिसोर्स एचआर उसके साथ है। तो लेबर कॉस्ट और एचआरएम और उसका बैकग्राउंड जो है वो आपस में बड़ा क्लोजली अलाइंड है और लिंक बन रहा है उसके दरमियान, और हमने उससे उसके साथ स्ट्रेटेजी सारी सोची। ठीक है। जिसका मतलब पता है क्या बेटा, मतलब इसका ये है आप लेबर कॉस्ट कैसे कम करोगे, सैलरीज कम, वेजेस कम, या फिर आप रिडंडेंसी कर सकते हैं, वर्ड चेन ऑफ मैनेजमेंट रिड्यूस कर सकते हैं। पहले ना अपने पॉइंट पिन पॉइंट करके लहदा लहदा करो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप वर्कर की गुड वर्किंग कंडीशंस की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं।
बहुत अच्छा उनको वेलफेयर ना करें, उनका कॉस्ट रिड्यूस होगी। लेकिन कॉस्ट रिड्यूस करने के साथ साथ आपकी एचआर के ऊपर फर्क बहुत आएगा, लेबर के ऊपर फर्क आएगा, मोटिवेशन पे। तो हमें उसको मैनेज कैसे करना है वो हमने अब इवेल्युएट करना है। अब 21 में आते हैं जी। कंट्रोल आ गया उसके पास आरआर का। 20 एम्प्लॉइज है, अच्छा एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा नहीं है तो आसानी होती है करने पड़ेगा। ऑल एम्प्लॉइज हैव परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट विद फिक्स आवर, जिसका मतलब क्या हुआ? इट सीम्स लाइक एम्प्लॉइज आर फुल टाइम एम्प्लॉइज। और यहीं पे साथ साथ पुराने टॉपिक्स भी रिवाइज करने, एक एम्प्लॉय फुल टाइम होता है, एक और कौन से एम्प्लॉय होते हैं? पार्ट टाइम एम्प्लॉय होते हैं। उसके अलावा वी हैव जीरो आवर एम्प्लॉइज। और उसके अलावा हमारे पास, अच्छा ये तो सारी कैटेगरी है ना। हाँ, फिर हमारे पास टेम्परेरी भी होती है। टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट होता है बट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, निकाल देते हैं उसका। अच्छा, ये जो सारी कैटेगरी है, इसका मैं बताता हूँ। इसका एक खास नाम है P3 के अंदर जो हम पढ़ते हैं, इसका नाम है फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट की हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया, एक एक करके सुन लें। और बच्चों इस वक्त ना ज्यादा फोकस ये भी करने कि आप टॉपिक समझने में भी ध्यान दें ज्यादा। हो सकता है कभी हम टाइम ना बचे, क्वेश्चन पूरा ना हो, बट एटलीस्ट आपको क्वेश्चन का आउटलाइन तैयार हो पहले, फिर आप देख सकते हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके हमारी, मैं हमेशा कहता हूँ कैम्ब्रिज की सबसे इजी वाली डेफिनेशन, एम्प्लॉइज हु वर्क लेस देन द फुल टाइम वर्कर, ये अलाउ करता है। एम्प्लॉय हु वर्क लेस देन द फुल टाइम वर्कर। जीरो आवर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिनको आपने कोई गारंटी नहीं दी होती, देयर इज नो गारंटी ऑफ वर्क एंड नो गारंटी ऑफ पेमेंट। आप उन्हें कहते हैं कि जब हमें काम पड़ेगा आपको बुलाएंगे, काम करना, पेमेंट देगा। अगर काम नहीं होगा ना हम आपको बुलाएंगे ना आपको पेमेंट। यह है जीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप ये कह लो कि आपने ना रिजर्व पे या बैकअप पे एम्प्लॉय, हाँ ये कह रहे। और जब तक वो नहीं आ रहा उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स टाइम पीरियड होता है कि मिनट से आपको हायर किया गया फॉर 3 मंथ बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अगर कंपनी ने रिन्यू किया तो आपको जॉब मिल जाएगी, वरना आपको वहां से खत्म। ठीक है, यह है टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें हमें नजर आ गया जी परमानेंट है, और मुझे क्योंकि फिक्स आवर में नजर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये फुल टाइम की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। फिर आगे लिखा हुआ है मैनी एम्प्लॉइज हैव वर्क फॉर ओवर 30 ईयर्स। मसला समझ रहे हो बेटा? स्ट्रेटेजी बना उसके पता क्या है कि चैलेंज 30 साल से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज होती है और मैनेजमेंट कहती है मैंने लेबर कॉस्ट कम कर। तो अब एम्प्लॉय के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? 30 साल काम करने वाले वर्कर्स की आप सैलरी कम करने का क्या कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बैकलैश भी आ सकता है। बाकी क्या है, उसने एक स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस किया टू इंक्रीज एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट। हाँ, हमें ना ये रफ रैंडम बातें नहीं करनी। यदि आपने सैलरी ही कम कर दी और सारा एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो गया, इट्स अ प्योर क्वेश्चन, जो ऐसे नहीं होता, जो बहुत डिटेल में जाके होता है। आपने चले जाना है अपेंडिक्स 1 के ऊपर। अभी हम चलते हैं जरा बारी बारी देखते हैं। ये अपेंडिक्स 1 है, चेंजेस एंड। और जब आप ये पढ़ें बेटा, आप लोगों ने ना एक एडवाइजर की कैप पहन लेती है, एडवाइजर बनना कि मैं एडवाइजर हूँ, मेरे सामने बिजनेस का केस है और मैंने इसको बताना है कि ठीक है या गलत है, या सही है या ठीक या सही नहीं है। ऑल एम्प्लॉइज टू मूव टू जीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो मैं इस पॉइंट को नेगेटिव लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ऑल एम्प्लॉइज का वर्ड, दो होते, चार होते, 30 में से 5 होते तो हम कहते यार ठीक, स्टिल इट्स अ रीजनेबल अप्रोच, या हम कह सकते हैं कि बेहतर है, क्योंकि इसमें एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन उजाफा क्या कर रहे हैं आप पूरी मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी चेंज करके सारे फिक्स और परमानेंट वालों को उठा के जीरो आवर पे लेके जा रहे हैं। इससे हाँ लेबर टर्नओवर ज्यादा हो सकता है। और अगर आपने बात की कि लेबर टर्नओवर ज्यादा हो सकता है, तो फिर आपने खाली ड्राई बात नहीं करनी है, आपने उसके अंदर लिखना है कि बिकॉज एम्प्लॉय विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर जॉब्स, या दे विल स्टार्ट लुकिंग टू वर्क इन कंपेटिटर्स बिजनेसेस, उसके पास चले जाएंगे और इतना एक्सपीरियंस लेके चले जाएंगे। तो अगर आप जीरो आवर की बात करते हैं, मैं सिर्फ एक आउटलाइन आपको दे रहा हूँ, और आई ट्राई कि मैं आपके साथ ये जो अभी इस पर नोट्स बनेंगे ना वो आपके साथ शेयर भी होगा। अच्छा, जीरो आवर कहेंगे आप, मैंने अभी आपको ऊपर समझा दिया क्या होता है। ठीक है, नॉट पेड इफ नॉट वर्किंग। अच्छा, अनलाइक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट जो भी चल रहा है, अब वो कहता है कि नहीं भाई अगर तुम काम नहीं कर रहे होगे और हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। और ये ना इफ नॉट वर्किंग एम्प्लॉय के ऊपर नहीं है, दरअसल ये बिजनेस की वजह से, बिजनेस अगर काम नहीं दे रहा तो पैसे नहीं देता। ठीक है, एम्प्लॉय बैठा हुआ है, तैयार है काम करने। अच्छा, उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं दिस दिस कुड अट्रैक्ट बैकलैश टू द बिजनेस। अच्छा, मैंने भी सारा केस नहीं पढ़ा, बट अभी जो पॉइंट बन रहे हैं ना रीजनेबल पॉइंट्स है वो हम लिख लेते हैं सारा। बैकलैश आएगा, कैसे आएगा? क्योंकि एम्प्लॉइज की पेमेंट विल गेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड है। फिर आप कहते हैं, मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ कि ये लेबर टर्नओवर में कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेबर टर्नओवर मींस परसेंटेज ऑफ वर्कर्स लीविंग द बिजनेस, लीविंग द जॉब। आप फिर आगे कह दें क्या लिखा हुआ है जी? टू मैच डिमांड एंड एम्प्लॉइज अवेलेबिलिटी।
अच्छा, ये जो एम्प्लॉइज अवेलेबिलिटी है ना, ये पॉइंट फिर भी समझ आता है। मतलब शायद एम्प्लॉय की फेवर में हो, मतलब सभी एम्प्लॉय को ना एक फायदा भी मिल रहा है। जिस टाइम पे देखा वो अवेलेबल नहीं है, वो काम नहीं कर रहा होगा, उसके पास अभी गुंजाइश है। अगर ये फिक्स आवर्स वाला काम होता तो उसको हर टाइम अवेलेबल होना पड़ता। अब देखो एक व्यू मिल गया ना हमें कि यार इसमें तो एम्प्लॉय का तो एक फायदा नजर आ रहा है, और तो बड़ा छोटा सा फायदा है लेकिन एटलीस्ट है, तो हम इसको लिखते हैं कि इस पॉइंट से वी गेट टू नो कि अगर एम्प्लॉय की अवेलेबिलिटी को चेक किया जाएगा तो इसका मतलब कि एम्प्लॉय के लिए मैं डबल ही लिख रहा हूँ, एम्प्लॉइज विल गेट सम रिलैक्सेशन, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बट स्टिल आप इसको इवेलुएट करना चाहें, अगर मैं आपकी जगह पेपर कर रहा हूँ, आई वुड शुड बी राइटिंग कि भाई अगर रिलैक्सेशन मिल रही है लेकिन पेमेंट भी तो नहीं मिल रही, एम्प्लॉई विल हैव टू सी वेदर ही वांट्स रिलैक्सेशन और ही वांट्स पेमेंट। अगर उसका ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट की तरफ है तो ये इसके लिए मैटर नहीं करता, ये उल्टा फिर भी डीमोटिवेट कर देगी। और अगर मैं मजीद इवेल्युएशन बनाऊँ तो मैं कह सकता हूँ सम एम्प्लॉइज मे गेट मोटिवेटेड ड्यू टू दिस, कुछ एम्प्लॉई हो जाएंगे बट सारे नहीं होते, नॉट ऑल। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं जी एम्प्लॉई टू बी गिवन 7 days एडवांस नोटिस फॉर देयर वीकली आवर्स। अच्छा, ये पॉइंट आपको बताता है, इसको पहले समझ लें बच्चों। आपने जो अगले हफ्ते काम करवाना है ना जितना, उसका नोटिस आपने 7 दिन पहले देना employee, ताकि वो अपनी प्लानिंग अच्छी कर सके और एम्प्लॉय को पता हो कि मैंने किस टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि आप एडहॉक बेसिस पे। अच्छा, एक वर्ड है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिससे बोलते हैं एडहॉक बेसिस। इसका मतलब होता है कि आपने इमरजेंसी सिचुएशन पे या अब्रप्टली या सडनली कोई चीज बताई है, एडहॉक बेसिस। ठीक है। तो अब हम इसमें कहते हैं कि एम्प्लॉय को ना एडहॉक बेसिस पे नहीं पता चल रहा होगा कि भाई कॉल आ गया तो काम कर, ऐसा नहीं होगा, उसको 7 दिन पहले पता होगा। इससे हम क्या लिंक करेंगे, इससे हम लिंक कर सकते हैं बेटर प्लानिंग। ठीक है। और इसके साथ हम लिंक कर सकते हैं बेटर आइडिया अबाउट पेमेंट। हाँ, अगर हम एम्प्लॉय की नज़र से सोचें तो ये पॉइंट है। और अगर हम बिजनेस की नज़र से सोचें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब कि आरआर है ना हमारा बिजनेस, अगर हम आरआर के पर्सपेक्टिव से सोचें तो हम कह सकते हैं कि ये फिक्स कॉस्ट ज़्यादा एक्यूरेटली, फिक्स कॉस्ट और इवन वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक्यूरेटली प्लान कर सकते हैं। ठीक है, जैसा समझ आया। तो यार बच्चों P4 जो है ना बड़ा ही ओपन एंडेड सा पेपर है आपके सामने, और ये होता ही ऐसे है मिलजुल के। अगर हम क्लास में बैठे हैं तो जाहिर है बहुत सारे ओपिनियन आ रहे होंगे, बहुत सारे इनपुट आ रहे होंगे और तकरीबन सारे ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने ही आपको एक तरीका बताना वही ठीक होगा हमेशा, हो सकता है मैं इस पॉइंट को लाइक 0 ओवर कॉन्ट्रैक्ट को मैंने आपको नेगेटिव दिखा, आपकी मर्जी, आप सारा पॉजिटिव दिखा, हो सकता है मतलब आप बिजनेस को ज्यादा फेवर कर लें फिर और आप उसे पॉजिटिव कर दें। मैंने एम्प्लॉय के एंड से सोचा और मैंने उसको नेगेटिव करके बिजनेस पे ही वापस सही किया, तो मैंने नेगेटिव दिखा दी। तो लेकिन लेकिन बच्चों एक चीज का ख्याल जरूर रखना है, वो सोचें जो ज्यादा अप्रोप्रिएट। ठीक है, ये नहीं कि मेरी जिद है कि मैंने अपना यूनिक पॉइंट ही ऐड करना है, इसके अंदर कोई यूनिकनेस की जरूरत नहीं है। गो विद द डायरेक्ट पॉइंट्स और सबसे रेलेवेंट बात करो, जो सबसे ऑथेंटिक बात हो वो करनी चाहिए। अच्छा, फिर कहते हैं जी स्टाफ डिस्काउंट रिड्यूस, इसके एक्सप्लेनेशन हमें ऊपर से मिलेगी, मेरा ख्याल है ये ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल बोनसेस टू बी अर्न। चलो इसको हम कह लेते हैं कि दिस विल एक्ट एज अ फाइनेंशियल रिवॉर्ड फॉर द बिजनेस, ये एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड है। ठीक हो गया। और फाइनेंशियल रिवॉर्ड से आपको पता है क्या होता है, क्या होता है फाइनेंशियल रिवॉर्ड से? हाँ, गुड गुड, ये यार ये पॉइंट आपने पकड़ लेना और इसको स्पेंड कर देना सारे को, मोटिवेट होगा एम्प्लॉय, मोटिवेट होगा, सारी सारी चीजें इसमें। हाँ, अच्छा, उसके लिए ना ये जो जफा बता रहा है, जफा कह रहा है कि हम स्टाफ की कुछ सैलरी डिडक्ट करके रख लेते हैं और जब वो रिटायर होता है तो उसको बड़ी पेमेंट करते हैं। उसके लिए वर्ड वो उसको कहते हैं ग्रेचुटी, वो मैंने ऊपर लिख दिया कि ग्रेचुटी होता है जो गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा होता है। ग्रेचुटी ये होती है कि आप प्राइवेट वाले भी करते हैं, गवर्नमेंट में ज्यादा होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी, प्राइवेट में भी होता है कि आप ना वर्कर की कुछ लेट से आप उसे कहो यार 2% हर महीने कटेगा। अब आपने 2% हर महीने कटवाया, 12 मंथ वो बने, 30 साल आपने काम करना, तो कितने सारे मंथ्स बनेंगे, मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ग्रेचुटी आपको मिलती है। यहाँ पे उर्दू में कम्युनिटी टाइप हो गया, कम्युनिटी आती है, ठीक है, उसको पैसे मिलते हैं। बट वो ये जरूर देख लेना कि ग्रेचुटी का ना कॉन्सेप्ट वैसे हमारे बिजनेस के सिलेबस में है नहीं, एज अ कॉन्टेंट पॉइंट नहीं है, कहीं पे फिट होता है, आपको लगता है कि मुझे लिखने से फिट कर रहे हैं, लेकिन बट आई वुड स्टिल रेकमेंड कि आपको इस पर लंबी बात नहीं करनी, क्योंकि ये टॉपिक से बाहर बाहर की बात है।
तो ये फिर आप कह सकते हैं, बट इसको फिर मैं कोई बात करूंगा, अब इसको इवैल्यूएशन 2 to 3 लाख बस, मतलब इसको ना मेन पॉइंट एनालिसिस करना है। इवैल्यूएशन आप उसमें मतलब ये बनाएंगे ना कि आपने काउंटर कर दिया 0 आवर, बट आप उसमें कहेंगे ऑन द अदर हैंड बिजनेस कैन स्टिल choose some strategy like make some policy on gratuity so that employee can get benefit at it। कि उनको टाइम टू टाइम बेनिफिट तो नहीं मिल रहा, थोड़ा सा एक्सपेंड भी करेंगे हाँ, बस ये कितना काफी है। और अली ग्रेचुटी का वर्ड है, इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, एक टर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, समझ आ जाती है। ठीक है, अच्छा आगे हम चलते हैं। चेंजेस टू जॉब रोल्स, कॉन्ट्रैक्ट वाली बात समझ आ गई। अब चलो जरा, बल्कि मेरा ख्याल है ऊपर भी अगले साल में कोई बात होनी चाहिए, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 5 एम्प्लॉइज हैं, 2 शेफ्स एंड 3 कस्टमर सर्विस एम्प्लॉइज, ये सीक्वेंस याद रखना। और उसके बाद अच्छा बच्चों एक चीज़ है, लिंक बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। कितने वर्कर हैं जी कस्टमर सर्विस वाले? 3 हैं। और जरा ऊपर देखें बिजनेस फेमस किससे था? बिजनेस फेमस था आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस के। तो अगर तो अब हम देख लेते हैं कि इसने कस्टमर सर्विस का कोई रोल तो नहीं चेंज कर दिया या कुछ किया तो नहीं ऐसा। इधर देख, ये है जी आपके पास चेंजेस टू जॉब रोल्स। ऑल एम्प्लॉइज टू बी मल्टी स्किल्ड टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉब वैरायटी। अच्छा इसने ना यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफर करना चाहिए आगे बढ़, ऑफर सम ट्रेनिंग ऑफर्ड। इसके साथ आप जरूर नहीं कर सकते हैं कि इसकी कॉस्ट, कॉस्ट है ना इसकी। तो ये कॉस्ट कॉस्ट ऐड करने के साथ इवैल्यूएशन आपकी होनी चाहिए कि विल इट स्टिल बी एबल टू अचीव इट्स एम ऑफ रिड्यूसिंग। देखो एक तरफ वो कॉस्ट रिड्यूस करने की सभी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसने क्या ट्रेनिंग दी, तो ये ट्रेनिंग जानी लेबर कॉस्ट के अंदर ही है, वहीं पर डिवाइड होगी ना, क्योंकि एचआर की ट्रेनिंग चल रही है। तो ये भी ओवरऑल कॉस्ट, अब ये चले इसको ओवरऑल के ऊपर लेके चले जाए और कहते हैं प्रॉफिट स्टिल कम होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इवेल्युएशन का पॉइंट बनेगा कि दे नीड, या जो सी है ऑनर इसकी, शी विल नीड एक्यूरेट कॉस्ट प्लान ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं उसने क्या लिखा होगा, देखो उसने लिखा है चलाक लोग है ना वो भी सम ट्रेनिंग, अगर हम सबको शायद ट्रेनिंग देंगे ना, सम ट्रेनिंग है। लेकिन हम इवैल्यूएशन में पता है क्या लिखेंगे, हम इवैल्यूएशन में लिखेंगे बट विल बी द स्कोप ऑफ सम ट्रेनिंग। मतलब क्या ये टाइम ड्यूरेशन कम है, क्या ये बेसिक ट्रेनिंग है, या फिर ये फ्यू एम्प्लॉइज की शॉर्ट ट्रेनिंग। तो जब निकल निकल रहे ना 3 मीनिंग इसकी, हमने उल्टा उस पर डाल दिया। हमने कहना है भाई ये जो सम ट्रेनिंग है, ये क्लैरिटी नहीं शो कर रहा कि ट्रेनिंग सम ट्रेनिंग का क्या टाइम के साथ है, वर्कर के साथ है, ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ है, ट्रेनिंग की क्वालिटी के साथ, वो हमें नहीं पता। ठीक है, हाँ वो अच्छा वो, हाँ ये भी अच्छा पॉइंट है कि आप ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और ऑन दी अदर साइड इतने सारे मैसेज चेंजेस की वजह से वर्कर लीव्स का जॉब, तो ट्रेनिंग का फायदा उल्टा कॉस्ट पड़ता है। ठीक है, अच्छा कस्टमर बुकिंग ओनली एक्सेप्टेड ऑनलाइन। एक मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमें बहुत अच्छा आर्गुमेंट बिल्ड कर सकते हैं। ऊपर वाली सर्विस हाँ तो ये इस चीज के लिए वो रेस्टोरेंट फेमस है। फेमस है। और अच्छा हुआ क्या ना, इसने ओनली का वर्ड यूज किया। अब हमें ऊपर देखते हैं कि पहले कस्टमर कैसे बुकिंग करवाता है, उसके बाद देखते हैं। ये है बल्कि लिखा हुआ है ये है। अब अच्छा यहाँ ये भी लिखा हुआ था, ये आपने पढ़ना था, आर मेड रिडंडेंट। तो हमारे वो आर्गुमेंट ठीक है, क्यों बना रहे थे अभी रिडंडेंट वाले। फिर है जी प्रॉब्लम विद द कस्टमर बुकिंग सिस्टम ड्यू टू एम्प्लॉई एरर, दिस लेड टू डिसिप्लिनरी एक्शन। बेटा डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताता हूँ। उसने ना 2 बातें इकट्ठी लिखी है लेकिन नाम नहीं लिखा। रिडंडेंट उसने लिख दिया, when worker is removed from the job because he is no longer needed। डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। और क्योंकि ये भी रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, किसी को ना समझ आए घर जाना बाद में उसको पीछे कर करके बार बार देखना पड़ सकता है, ठीक है, कि कहाँ पे डेफिनेशन कौन सी आ गई। अच्छा ये जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है ना, एक डेफिनेशन आपके सिलेबस में और है, और वो डेफिनेशन बनती है डिसमिसल। डिसमिसल की, when worker is removed from the job due to disciplinary action, या फिर वर्कर इज रिमूव फ्रॉम द जॉब ड्यू टू नेग्लिजेंस और ड्यू टू द वायलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। 3 बातें हैं, कोई से एक चूज करने लिख लें। डिसिप्लिनरी एक्शन सबसे आसान है कि वर्कर ने ना कोई गलत हरकत की है, इस केस में ना एम्प्लॉय ने एरर किया बुकिंग सिस्टम के अंदर, और उसकी वजह से बिजनेस को नुकसान हुआ है और उसने जो है ना डिसिप्लिनरी एक्शन लेना स्टार्ट किया। तो हम एक बात जरूर कहेंगे, 2021 का जो ईयर है इस बिजनेस का बच्चों, उसमें हमें ये नजर आ रहा है कि 2021 में मैसिव चेंजेस टू एचआर है, बहुत ज्यादा चेंजेस। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आप बेशक हर एक पॉइंट को अलग अलग इलेबोरेट करें, एनालिसिस बनाए, मतलब पैराग्राफ नंबर 1 आप बताओ यार एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है, उसके ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये इवैल्यूएशन। न पैराग्राफ नंबर 2 आप चले जाएं कि उसमें जो है ना उसने चेंजेस करना स्टार्ट किया रोल्स के अंदर, प्रोज एंड कॉन्स, बेनिफिट एंड ड्रॉबैक बताएं, इवैल्यूएट करें, हमें चले।
ट्रेनिंग की बात करें, इवैल्यूएशन बनाए सम ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम ट्रेनिंग, if this relates to the timing of training or the quality of training, then decision would be different. इवैल्यूएट करते हैं। थर्ड पे क्या करो कि आप अगर उस पैराग्राफ को जनरली इवैल्यूएट करो या सभी अपने एंड के पॉइंट बचा लो, उसमें आपको पता क्या लिखना चाहिए बेटा, उसमें आपको ये लिखना चाहिए कि 2021 के अंदर इकट्ठे उसने इतने सारे चेंजेस कर, इसको ये चेंजेस करने चाहिए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर जिस टाइम के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, जिस टाइम के ऊपर वर्कर रिडंडेंट हो रहा है, उसी टाइम के ऊपर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज हो गया, उसी टाइम के ऊपर ट्रेनिंग का सिस्टम भी आ गया, उसी टाइम के अंदर वर्कर जो है उसके रोल भी चेंज हो गए। तो 5 काम आपने एक साल में कर दिए, जिससे आपने वर्ड पता है कि यूज करना है, बड़ा सादा सा वर्ड यूज करना है, आपने वर्ड इस्तेमाल करना है, दिस विल क्रिएट अनरेस्ट विद इन द एम्प्लॉइज, अनरेस्ट विद इन द एम्प्लॉइज। ठीक है, अनरेस्ट का मतलब होता है कि उर्दू में अफरा तफरी कह सकते हैं, अनरेस्ट हम इसमें ना ओपोजिशन साइड में भी लिखेगा, क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं कि यार आप सब कुछ हिला रहे हो और एम्प्लॉय को। अच्छा, अभी तक मुझे जितना उजाफा नजर आया, क्या यहाँ पे कोई बात ऐसी लिखी है कि एम्प्लॉय से पूछा जाएगा उसके बारे में? नहीं पूछा जाएगा। तो एम्प्लॉय की ओपिनियन इसमें और एम्प्लॉय का फीडबैक तो अप्रिशिएट हुआ ही नहीं, एम्प्लॉय का फीडबैक मांगा ही नहीं जा रहा। तो आप उसमें क्या कहेंगे, आप उसमें कहेंगे मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आर बीइंग या वर बीइंग टेकन विदाउट कंसल्टेशन विद एम्प्लॉइज। ठीक है, कभी समझो बात को तो यार देखो सिंपल सिंपल चल रहा है, मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत मुश्किल हवाई चीज इसमें आगे जो हमें करना पड़ेगा, सब आसान है, सिर्फ क्या चल रहा है दिमाग चलाना बस, और कुछ भी नहीं करना। और दिमाग ऐसे देखो चलता है ना, जरा लाइट ऑफ करके प्रोजेक्टर चल के साथ बैठ के बात करके, ये ऐसे ही होता है। आप अच्छा घर में बैठेंगे तो आपको फिर ये करना पड़ेगा कि आपको अपना टाइम बुक करना है कि भाई मैं बैठे हूँ P4 पे और मैंने अब जो है ना 50 मिनट मैंने पैसेज पे काम कर रहा है, 40, वहाँ मुश्किल आती है, इधर मैं बैठा हूँ साथ, मजबूरी है सुननी है तो सुन रहे हैं, लेकिन हैबिट बनाए P4 कैसे निकालना होता है। अच्छा उसके बाद ये देखो तुम लोग की सारी बातें ठीक चल रही है, लेबर टर्नओवर स्टार्ट जो हमने ऊपर सोचा नीचे आ गया, उसने क्या किया अपेंडिक्स 2 देखें, बट हम चलते हैं उस पर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्टार्ट टू फॉल, रीजन, रीजन एक रीजन सभी ने कहा जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन इससे भी फॉल करी क्योंकि लेबर टर्नओवर बढ़, एम्प्लॉय की फोर्स ही कम होगी आपके पास, और वो एम्प्लॉय जो है जो बिजनेस को बहुत टाइम से चला रहे थे तो क्वालिटी में फर्क आया होगा, मैनेजमेंट इश्यूज और बुकिंग, ये पॉइंट मैं आपसे सुनना चाह रहा था, बुकिंग सिस्टम के अंदर चेंजेस आए, तो इसका मतलब कि बुकिंग सिस्टम ठीक करने के बावजूद और सारा ऑनलाइन करने के बावजूद फर्क नहीं पड़ा, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही उनका, सब नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा जी एनुअल रेवेन्यू, इधर देखो मसला हो गया 50% लोअर देन 2021। अब आगे चलते हैं, अपेंडिक्स 2 है, 2 इधर ये बस, ये यार ये बड़ा मजेदार अपेंडिक्स बना हुआ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जहां परसेंटेज आ जाए ना दिल खोल के उसको पैसे में इस्तेमाल करें, सबसे आसान, इसके ऊपर एनालिसिस नहीं वो नहीं बनता, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। 21 12% था जब तक पिछला ऑनर था ना जो रिटायर हुआ अभी तब तक 12%, और ये इंक्रीज कितना आ गया भाई, इसका जरा डिफरेंस निकाल सकते हो कितना, 23%। अच्छा अच्छा, आपने मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, आपने सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट का वर्ड यूज करना, जहाँ पे बड़ा असर पड़ रहा है सिग्निफिकेंट का वर्ड यूज करो, जहाँ पे कम असर पड़ रहा है इनसिग्निफिकेंट का वर्ड यूज करो, ठीक है। अच्छा आप उसके अलावा आप कह सकते हैं 35 से 55 ये आ गया कितने पे 20। अच्छा इसमें ना अपना माइंड ओपन रखना, ये नहीं करना कि शुरू में बिजनेस के साथ आप दुश्मनी बना लें और सारे पॉइंट आगे नेगेटिव लिखना शुरू कर दें, पूरा ध्यान रखना है कि भाई यहाँ न्यूट्रल है और हमें जहाँ अच्छी बात नजर आएगी वो करेंगे। अब जरा आओ कितना हुआ है? अच्छी बात बताओ, 26 डिक्रीज हो गया तो माइनस की तरफ होगा। या हम कहते हैं, अब जरा बताइए बेनिफिट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट कौन सा? अच्छी वाली लेबर आपके पास है। चलो एक हम कहते हैं कि हाई लेबर टर्नओवर बाद नई लेबर आ गई, प्रोफेशनल एक्सपर्ट इनोवेटिव आइडियाज आ गए। यार एक काम जरा करें ना बच्चों, आपने ये तो बड़े आसानी से देख लिया कि पहले था 12% और अब वो हो गया है 35%, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि 35, एनालिसिस का लेबर कॉस्ट कम हो गई। हाँ उसके बाद इसने 23 के बाद से लेबर टर्नओवर दोबारा से कंट्रोल होता हुआ, हाँ लेकिन मुझे इसको सारा पॉजिटिव इसलिए नहीं दिखाना क्योंकि स्टिल ये 48% अभी तक की सारी रेशो से सारी परसेंटेज से हाई ही है 55 को छोड़, ठीक है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ठीक हुआ है, लेकिन ठीक होते होते कितने साल लग गए, 2 साल और लगे, और हमें आगे नहीं पता कि आगे ये ट्रेंड कैसे चलेगा, क्या ये ट्रेंड फॉलिंग की तरफ चलेगा, क्या ये दोबारा से बेकअप कर देगा और वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो 48% स्टिल हाई। अच्छा अब होता क्या है, तो खास तौर में इसको पिक कर दो,
मनाहिल इंशान आप लोग सुन रहे हैं ना साथ? अच्छा जी सर। इसमें हाँ, यहाँ पे आपके पास जो 55% है बच्चों, एक्टिव रहना है आप लोगों ने, ये नहीं समझना कि ये खाली जो है ना बॉयज डोमिनेटेड क्लास चल रही है, आपस में लगे हुए हैं पता नहीं क्या बातें करते हैं। ठीक है, वो मैं टाइम को क्योंकि मैं देख रहा हूँ बार बार कि हमें शॉर्ट है टाइम, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा इनपुट आपसे पूछे नहीं है सबसे। ठीक है, अच्छा ये मेरे साथ बैठे हैं इसलिए बोल देते हैं। 55%, याद रखना पड़ता है यार सारी चीजें। 55% जो है ये आप बताएंगे कि ये इसकी वर्स्ट लेबर टर्नओवर है, वर्स्ट लेबर टर्नओवर है। और ये जो वर्स्ट लेबर टर्नओवर है, ये पता क्या करेगी, अब खाली ये नहीं बताना, ड्राई ड्राई पॉइंट नहीं बताना कि भाई एम्प्लॉय नाराज हो गया डिमोटिवेट, नहीं, आप इसको करो कि इसमें आपकी इंडस्ट्रियल इमेज खराब होगी। इंडस्ट्रियल इमेज क्या होती है? कंपनी की ओवरऑल इमेज लोगों की नजर में। अब आप एक जगह पे जाना चाहो एज एन एम्प्लॉय और आपको पता चले कि यार इसका तो लेबर टर्नओवर 55% है, मतलब कभी 100 में से 55 बंदा छोड़ के चला जाए एक साल में, क्या आप उस बिजनेस के पास जॉब करना चाहोगे? कभी नहीं करना चाहेगा, ये क्योंकि जरूरत है, इसको जरूरत है करना चाहेगा। अच्छा, तो बहुत कम लोग चाहेंगे एक्सेप्ट फॉर उजैफा जो स्टिल एक हाई लेबर टर्नओवर वाले के साथ काम करना चाहे। होता क्या नॉर्मली वर्कर ना इनसिक्योर होना शुरू होता है कि ऐसा क्या है बिजनेस में कि एम्प्लॉय रुकता नहीं। 55% बहुत बुरी पड़ जाता है, शायद पैसे ना देते हो, शायद वर्किंग कंडीशन अच्छी ना होती हो, शायद स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा हो, तो एम्प्लॉय मतलब पोटेंशियल एम्प्लॉय आपसे ना हो, मेंटल टॉर्चर करता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इमेज हमारी खराब है इसकी। ठीक हो गया? हाँ जी, यहाँ तो कोई इशू है, कोई दुख गम है पूछ ले, कोई परेशानी? हाँ, सब ठीक है उधर का? ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है हमारे पास, अच्छा बच्चों ये आपने, मैंने काफी सारे इसका पॉइंट्स बना भी दिए हैं। और ये देखो ये हमारा एक टेबल तो तैयार है। और तकरीबन आपके 4 पैराग्राफ तैयार है, 3 या 4, क्योंकि भी आपने बाकी ईयर्स पढ़े। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। और आप लोगों ने ये करना है, पूरा केस स्टडी, पूरी केस स्टडी पढ़ के आनी है। और पूरी कोशिश होगी कि हम अगले क्लास में दोनों क्वेश्चन खत्म करें, पहले वाले की आप लोग बना लेना ओपनिंग वाले से, सेकंड वाला हम करके क्लोज करते हैं। ठीक हो गया? इसमें कोई सवाल